नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपने साइंस के जो चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक यानी केमिस्ट्री वाले चैप्टर वो डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे चल रहे थे फिजिक्स के जो चैप्टर। आज हम बात करेंगे हमारा जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 13 है उसके बारे में। तो इस चैप्टर को हम पहले बात कर लेते हैं आपके जो बोर्ड एग्जाम के अनुसार, ब्लूप्रिंट के अनुसार कौन से जो आपके क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के कितने मार्क्स का है। 7 नंबर का जो चैप्टर है, इससे पीछे वाला भी 7 नंबर का था और ये भी 7 नंबर का चैप्टर है। 7 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। तो इसके अंदर जो पर्सन आने वाले हैं, 3 एक नंबर के पर्सन आएंगे और 2 नंबर के पर्सन आने वाले हैं। जैसा कि पीछे वाले चैप्टर में हमने बात की थी उसी तरह के इसमें भी आने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, बार बार जो एग्जाम में पूछे जाने वाले या इस बार की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में इसके आंसर को भी समझते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाले प्रत्येक पर्सन इस चैप्टर के आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पर्सन है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो रही है, तो उसी अनुसार हम चल रहे हैं इस चैप्टर के। मात्र इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, तब भी आप इस चैप्टर में से पूरे नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 1 नंबर का जो पर्सन आएगा वो आएगा फिल इन ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान वाला रिक्त स्थान का एक पर्सन आएगा। तो इसके अंदर से आपको रिक्त स्थान भरना होगा। देखिएगा किस तरह से। सबसे पहला पर्सन हमें दिया हुआ है, पहला पर्सन हमें ये दे रखा है, इसका फिल इन ब्लैंक में विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को में बदलती है। विद्युत जनित्र जो है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू, किस में चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस में? विद्युत ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी आप इसमें लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है। दूसरा पर्सन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो ये करता है विद्युत धारा के तापीय नियम पर। किस पर? तापीय, विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर। ये थर्मल इफेक्ट पर क्या, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ थर्मल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के थर्मल इफेक्ट पर क्या करता है? ये वर्क करता है, तापीय प्रभाव पर। पूरा लिख देते हैं तापीय प्रभाव। ये करता है थर्मल इफेक्ट पर, क्या करता है? वर्क करता है। आगे है धातु का प्रयोग फ्यूज बनाने में किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है फ्यूज बनाने में? मेटल इज जनरली यूज टू मेकिंग फ्यूज, फ्यूज बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो फ्यूज बनाने में हम यूज करते हैं वो है टिन व सीस, लेड। टिन और लेड का प्रयोग किया जाता है। एसएन मतलब होता है टिन, पीबी मतलब होता है लेड। इनकी मिश्र धातु होती है, दोनों को मिलाकर इसका हम जो बनाते हैं फ्यूज वो बनाया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति है। जो द डिवाइस इज विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, क्या कौन सा है? इलेक्ट्रिक मोटर। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, यानी यंत्र द्वारा विद्युत बनाया जाता है, तो वो होता है विद्युत जनरेटर, जनित्र। कौन सा? विद्युत जनित्र, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण खाली स्थान है, इनको आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। हम एक नंबर के जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी से भी आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस है। ये भी आपको उस तरीके से भी पूछा जा सकता है खाली स्थान के रूप में। तो इसका हम यहाँ पर डायग्राम बना, मतलब सॉल्व करते हैं इसको और समझते हैं एक। तो इसमें देखो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, बहुत सारे इसमें डायग्राम है, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। सबसे पहला इसका पर्सन जो है, क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। ड्रॉ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के चारों ओर। तो हम सबसे पहले इसके एक बार मैग्नेट बनाते हैं, यानी चुंबक बनाते हैं। ठीक है, यहां हमने लिख दिया एन और दूसरा होता है एस। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको पता है एन से निकलकर एस की तरफ जाती है। कैसे? एन से निकलकर इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, एन से निकलकर एस की तरफ जाती है, ये आपको इस तरह से बता देना है। ठीक है, और भी ऐसे इस तरह से ये जाती है। ये सिंपल सा हमें डायग्राम बनाना है।
एक क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र रेखाएं किस तरह से प्रदर्शित करते हैं उसका एक डायग्राम बनाएंगे। 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरह से आपको बनाना है। अगला हमारा प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। आपको प्रश्न दिया है, व्हाई डू द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, 1 नंबर में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है, अगर मान लो हम ये बात करें, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, तो ये जो पॉइंट है जहां पर प्रतिच्छेद करेगी, तो यहां पर चुंबकीय सुई जो है, कंपास जो है, उसको 2 डायरेक्शन शो करनी है होती है, लेकिन 2 दिशाएं बतानी होती है। लेकिन आपको पता है चुंबकीय सुई जो कंपास है वो एक समय में एक ही दिशा बता पाती है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी हमें ये दिया हुआ है, क्योंकि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय सुई 2 दिशाएं प्रदर्शित करती, जो कि असंभव है। ऐसा संभव ही नहीं है कि चुंबकीय सुई एक समय में एक बिंदु पर 2 दिशाएं बता पाए। ठीक है, अतः 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये हमें सिंपल सा इसका आंसर लिखना है 1 नंबर के अनुसार। अगला हमारा प्रश्न है, किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है जानने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। विच इलेक्ट्रिक डिवाइस डू वी यूज टू नो whether current is flow in the circuit or not and in which direction। ये हमें बताना है कि कोई उस डिवाइस का नाम आपको बताना है जो हमें ये बता दे कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या हो रहा है या नहीं। तो इसका नाम हम पहले पढ़ के आए हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो काम करता है वो ये बताता है किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी परिपथ के अंदर विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही, और उसकी दिशा को बताता है। हमें याद रखना है, गैल्वेनोमीटर जो काम करता है वो ये बताता है कि विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही उसके अंदर, और दूसरा ये है कि वो किस दिशा में बह रही है, गैल्वेनोमीटर। अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति का क्या नाम है। विद्युत धारा यानी आपको ये प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कॉल। उस डिवाइस का नाम जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। विद्युत जनित्र या इलेक्ट्रिक जनरेटर हम उसे कहते हैं। ये आपके खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से अभी अभी साथ साथ में दोहराते रहिएगा ताकि हम इसको अच्छे से याद कर पाए और ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि बाद में हम जितना ज्यादा समय हम बाद में छोड़ देंगे तो उतना ज्यादा समय हमारे पास है नहीं कि उसको हम इतनी ज्यादा समय देकर उसको याद कर पाए। अगला है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। यानी विद्युत जनित्र जो है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है, विद्युत जनित्र कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके, मैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये क्या करता है, वर्क करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका आंसर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, लघु पतन किसे कहते हैं। व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है उसे हम बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, हमारे घर में 2 वायर आते हैं, एक होता है जिसको हम विद्युम्य तार कहते हैं, दूसरा होता है उदासीन तार। ठीक है, एक होता है प्लस और एक माइनस जिसको हम कह सकते हैं। वो जब आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पतन हो जाता है, जिस समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है अचानक से। तो अतिभारण की स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा का अचानक बहुत अधिक हो जाना, इसे लघु पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिभारण या लघु पतन इसके कहते हैं। यानी लघु पतन का मतलब होता है दोनों तार जब आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो अतिभारण होता है। ठीक है, इस स्थिति में विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, इसे हम लघु पतन कहते हैं। उसके बाद में है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर का क्या वर्क है। हम जो अर्थिंग लगाते हैं घर के अंदर, जो वायरिंग करते हैं, ठीक है, भू संपर्क तार, उसका क्या कार्य। भू संपर्क तार का उपयोग विशेषकर जो हमारे उस इक्विपमेंट में यूज किया जाता है, उस उपकरण में, उस मशीन में यूज किया जाता है जो धातु के बने होते हैं। ठीक है, इसका क्या है, जैसे हम बात करते हैं प्रेस हो गया, इस्त्री हो गया, टोस्टर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आदि धातु के आवरण वाले उपकरणों में सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि हम उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो धातु के बने होते हैं और उसके अंदर विद्युत धारा उसके बाहर वाले कवर पर आ जाए, मतलब उसके टच हो जाए और वहां पर जैसे ही हम हाथ लगाएं तो हमें नुकसान नहीं हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि वो अगर हो भी रहा है तो वो अर्थिंग के अंदर उसकी इलेक्ट्रिक करंट चला जाए। अगला है, विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये हमें बताना है। जैसे हमने पीछे बात की थी, जो विद्युत जनित्र होता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के
चुंबकीय फ्लक्स पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ये किस पर करता है? तो ये करता है जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या हो जाता है, वह बल आघूर्ण के कारण घूमने लगती है। जब हम किसी धारावाही कुंडली को दो चुंबकों के बीच में रख देते हैं और उसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, मैग्नेट की तरह, और उसके अंदर बीच में क्या करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है, घूमने लग जाता है, जिस वजह से मोटर क्या होती है, घूमने लगती है। इसी प्रिंसिपल पर कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा, इसके बाद में हमारे जो बात करते हैं लघुत्रात्मक पर्सन, दो नंबर के दो पर्सन आने वाले हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्सन है उसको देखते हैं। अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। सबसे पहला पर्सन है, आपको बताना है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। आपको ये बताना है रूल ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जिसमें हम राइट हैंड काम में लेते हैं। इस नियम के अनुसार, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार, धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार, दाएं हाथ कौन सा हमारा है, राइट हैंड, दायां हाथ हमारा राइट हैंड होता है। उससे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम कहते हैं। जैसे ये मान लो नीचे की तरफ धारा बह रही है तो हमने इसको इस तरह से पकड़ा है, तो ये नीचे की तरफ धारा, तो इस तरह से घूम के बता रहा है, यानी इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अगर ऊपर की तरफ होता तो इस तरह से हो जाता। ठीक है, तो हमें ये, हम धारा का तो हमें पता होता है ना किस तरह से किस दिशा में जा रही है। जैसे हमने यहाँ स्विच लगा रखा है, स्विच से ऊपर लाइट की तरफ जा रही है, तो स्विच से लाइट की तरफ हमें पता है कि धारा इस दिशा में जा रही है, तो धारा की दिशा में बता होती है, तो हम उसको उस तरह से पकड़ने की कोशिश करें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। नेक्स्ट हमारा पर्सन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है वो हमें बताना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो इसमें भी क्या है, इसमें देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार हमें दाएं हाथ की तर्जनी, मतलब ये होती है, ठीक है, उसके बाद में आती है मध्यमा और ये होता है अंगूठा। तीनों को इस प्रकार रखते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। देखिए इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अब देखो तीनों एक दूसरे के लंबवत, इसके बीच में 90 डिग्री कोण, इसके बीच में 90 डिग्री कोण, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री कोण, यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये वाली उंगली है ऊपर वाली, ये तर्जनी जिसको बोलते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, और मध्यमा ये चालक की दिशा को। तो ये जो अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा। अंगूठा क्या बताएगा? बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिएगा, पढ़ लेते। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तर्जनी को हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है, चुंबकीय क्षेत्र हम दिशा पहले ज्ञात करके हैं पीछे वाले रूल से। मध्यमा को चालक की गति, यानी चालक किस तरफ घूम रहा है उसकी गति में रख दें, तो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। तो अंगूठा चालक की गति, यानी चालक की बल जो है, ये जो अंगुली है ये धारा की दिशा को बता रही है। ये कौन सी दिशा को? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बता रही है। चालक की दिशा नहीं बता रही है, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बता रही है ये वाली अंगुली। ठीक है, तो अंगूठा हमारे किस दिशा में वो गति करेगा, बल किस दिशा में लगेगा उसको प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पर्सन बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इनके 3 गुण लिखिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। राइट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं ये बताना है। एनी 3 प्रॉपर्टी जिसकी बतानी है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं भी कह देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं भी कह देते हैं, दोनों ही नाम से ही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। कभी कभी क्षेत्र रेखाएं सिर्फ इतना ही कह देते हैं, फील्ड लाइन या क्षेत्र रेखाएं। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह या ग्रुप होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये जैसे हमने एक चुंबक के बाहर ये लाइनें खींची है ना, एन से एस की तरफ जाती है। देखो इसमें एन इधर लिखा हुआ है, एन से एस की तरफ आती है हमेशा। ठीक है, तो ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, इन्हें क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब इसके गुण क्या क्या हैं? पहला, ये एक बंद वक्र के रूप में होती है, एक क्लोज कर्व में होती है। बंद वक्र मतलब क्लोज लूप कह दो या क्लोज कर्व कह दो। यहां से चालू होती है, एन से निकल के पूरा इसकी तरफ अंदर जाके यहां पर खत्म होती है, पहली बात। दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। हम पहले पढ़ के एक लाइन दूसरी लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां पर ज्यादा होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। यहां देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास पास में जितनी ज्यादा है ना, यहां पर और यहां पर,
तो पास पास में कहां पर होती है, ध्रुवों पर यानी पोल पर, तो वहां पर चुंबक का प्रबल होता है, वहां चुंबक क्या होता है, ज्यादा उसकी पावर होती है, प्रबल ज्यादा होता है यहां पर ध्रुवों पर। तो ये हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं। आप और लिखना चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से निकलकर एस की तरफ जाती है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो जाते हैं इस तरह से। अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय क्यों लगे होते हैं, क्या कारण है इसका। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत वलय होते क्या है। कुंडली के सिरे ए और डी से, ये हमारी कुंडली है, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है लेकिन आप लिख सकते हो, इससे समझ सकते हो। ये हमारी कुंडली है यानी आर्मेचर है, आर्मेचर का एक ए सिरा यहां से जुड़ा हुआ है, एक डी सिरा यहां से जुड़ा हुआ है, ये ए और ये डी यहां से जुड़ा हुआ है। ये देखो ए है, ये ए सिरा है और ये इसका डी सिरा है, इससे जुड़ा हुआ है। अलग अलग धात्विक वलय से, धात्विक वलय मतलब रिंग से, ठीक है, से पी और क्यू से जोड़ दिया जाता है, पी और क्यू से जुड़े हुए, ठीक है। ये वलय कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। अब जैसे कुंडली घूमेगी तो ये भी साथ साथ घूमेंगे, ठीक है। ये परिपथ में धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देते हैं, यानी धारा को उत्क्रमित मतलब धारा की दिशा में लगातार परिवर्तन को क्या करते हैं, परिवर्तन करवाते हैं। धारा की दिशा में लगातार परिवर्तन होता है, लेकिन ये जैसे घूम जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, धारा एक ही दिशा में बहती है और मोटर एक ही तरफ घुमाने में सहायता करती है। यानी धारा कोई तो बदल देते, एक बार धारा इधर से जाएगी, दूसरी बार धारा इधर आएगी, पहली बार में धारा इधर जाएगी, दूसरी बार में धारा इधर आएगी, तो धारा इधर आने से ये अपना स्थान बदल लेते हैं। जैसे स्थान में बदल जाएंगे तो बाहर धारा एक ही दिशा में बहेगी। बाहर मतलब जो मोटर घुमाने के लिए हम काम में ले रहे हैं, साफ्ट है, जो धुरी है वो एक ही दिशा में घूमेगी, धुरी जो है वो क्या करेगी, एक ही दिशा में घूमेगी। तो ये विभक्त वलय, ये जो हम विभक्त वलय लगे होते हैं, ये क्या होते हैं, धातु के वलय होते हैं, ठीक है, जो आर्मेचर के साथ जुड़े होते हैं और आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं, ठीक है, और विद्युत मोटर को एक ही दिशा में घुमाने में सहायता करते हैं। विद्युत मोटर में जो साफ्ट लगी हुई है, धुरी जो लगी हुई है, उसको एक ही दिशा में घुमाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त, या हम किस दाएं हाथ का नियम जो कहते हैं, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पहले हमने पढ़ा था, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, अंगूठे का नियम था, वो थंब का रूल था। यहां पर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ रहे हैं, इस नियम के अनुसार वही है। अब इस बार हैंड आपको हाथ चेंज करना है। अब की बार क्या लेना है आपको, राइट हैंड लेना। पिछली बार हमने लेफ्ट हैंड लिया था, अब राइट हैंड लेना है, ठीक है। वहां बायां हाथ ये वाला था, इसमें ये लेना है, वही है, तीनों उंगलियां वही वापस से काम लेनी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसको तीनों को लंबवत रखना है। इस बार थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा कि इसमें रखे तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी ये वाली, ठीक है, दिशा में रखें, और अंगूठे को चालक की गति की दिशा में, इस अंगूठे को हम किधर उस आर्मेचर को घुमाना है उसकी दिशा में रखें। तो ये जो मध्यमा है, ये वाली जो उंगली है, ये क्या करेगी, ये हमें विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जैसे ऐसे रखेंगे ना, तो ये वाली उंगली क्या करेगी, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी कि विद्युत धारा किस दिशा में बहेगी, ठीक है। इसे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इसे फ्लेमिंग का क्या कहते हैं, दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। तो ये फ्लेमिंग का दक्षिण, आप इस तरह से इसका डायग्राम बना सकते हो। कोशिश कीजिएगा हाथ से इसको बनाने की, ताकि एग्जाम में आए तो आप उसको आसानी से बना पाए। अगला हमारा प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचने की क्या सावधानियां होती है। अति भारण क्या होता है, इसकी क्या सावधानी है। तो अति भारण मान लो पूछ ले तो विद्युतीय तार तथा उदासीन तार के सीधे संपर्क में आने से अति भारण हो जाता है। खालिस्तान में पूछा जा सकता है आपसे, क्या विद्युतीय तार और उदासीन तार जब संपर्क में आते हैं तो होता है अति भारण होता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट यानी अति भारण होता है, ठीक है। अब इसको क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है जिससे ये अति भारण होने से बचाया जा सके। तो सबसे पहले फ्यूज का उपयोग करके, फ्यूज जो होता है वो अति भारण से होने वाली जो हानियां हैं, क्योंकि अति भारण के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे हमारे घर में जो भी उपकरण लगे हुए हैं वो जलने के चांसेस होते हैं। सीधा अगर डायरेक्ट में विद्युत धारा उतनी अंदर, उसकी बहुत ज्यादा विद्युत धारा अंदर चली जाए तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो हम उसके जगह फ्यूज का यूज कर सकते हैं। आपने देखे होंगे इस तरह के हम फ्यूज लगाते हैं, ये फ्यूज का उपयोग करके हम इससे बचा जाए। ये फ्यूज में क्या होता है, यहां से यहां पर एक कनेक्शन होता है वायर, जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है ये तार पिघल जाती है। फ्यूज किसका बना होता है, हमने अब देखा था। फ्यूज जो बना होता है किसका, टिन और शीशे का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। टिन और शीशे के क्या होते हैं, मिश्र धातु से बना होता है, ये फ्यूज बना होता है, ठीक है, इससे फ्यूज बना होता है, ठीक है। अब ज्यादा विद्युत धारा जाएगी, एक निश्चित विद्युत धारा पर काम करता है, क्योंकि जैसे ही किसी वायर के अंदर से विद्युत धारा बहती है तो हल्की हल्की गर्म होने लग जाती है। तो ये उतनी धारा को हम फिक्स कर देते हैं, उतनी को सहन कर पाता है, उससे ज्यादा धारा तो ये पिघल जाता है। जैसे ही पिघल जाएगा, अगर वायर बीच में से टूट जाती है तो कनेक्शन कट जाता है और आगे वाले जो सुरक्षित हमारे सामान है वो सुरक्षित रहते हैं। या फिर इसकी जगह हम एमसीबी का भी यूज करते हैं। आजकल एमसीबी बोर्ड इस तरह से एमसीबी लगे होते हैं हमारे घर में,
ठीक है, ये एमसीबी क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है अपने आप। विद्युत धारा का मान उससे बढ़ते ही, जैसे हमारा जितना मान आ रहा है उतने तक तो ठीक है, उससे ज्यादा होते ही वो अपने आप बंद हो जाएगी, उससे बंद हो जाती है, ताकि हमारे आगे आने वाले बाकी जो चीजें आगे जुड़ी हुई है, जितने भी उपकरण हमारे टीवी फ्रिज वगैरह जो भी हमारे महंगे उपकरण हैं, उनको हम इससे बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इससे सावधानियां जो है हमें रखनी, बचने की क्या सावधानियां है ये हमें लगाकर रखने चाहिए। या ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं हर अलग अलग रूम के अंदर अलग अलग एमसीबी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हम क्या कर सकते हैं, इसके उपाय लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों ही। पहला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिश धारा जनित्र में अंतर बताना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी एसी जो जनरेटर है और डीसी जनरेटर है, उन दोनों में डिफरेंस बताना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिश धारा जनित्र में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, उसमें सर्पी वलय लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सर्पी वलय। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बताऊं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होते हैं ये इस तरह से ये होते हैं, इसमें सर्पी वलय ये देखो गोल गोल पूरे रिंग लगे होते हैं। जबकि हम बात करें यहाँ पे दिश धारा जनित्र में, यहाँ पर कम्यूटेटर लगे होते हैं, ये तो पूरे गोल होते हैं इस तरह से। ये क्या होते हैं, हाफ ऐसे होते हैं इस तरह का, ये आधा ही वर्क कर होता है, इस तरह का बना होता है। ठीक है, दूसरा है इससे प्रत्यावर्ती धारा बनती है। प्रत्यावर्ती जनित्र से कौन सी बनेगी, प्रत्यावर्ती धारा बनेगी, और दिश धारा जनित्र से कौन सी बनेगी, दिश धारा बनेगी। बस ये दो आप अंतर लिख सकते हो। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय लगे होते हैं, विभक्त वलय या सर्पी वलय का सॉरी वलय लगे होते हैं, सर्पी वलय। और इसमें क्या होते हैं, कम्यूटेटर लगे होते हैं, कम्यूटेटर। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्रत्यावर्ती धारा बनती है, यानी इस जनित्र से प्रत्यावर्ती धारा बनती है और इस जनित्र से दिश धारा बनती है। दिश धारा जनित्र से कौन सी बनेगी, दिश धारा बनेगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा जनित्र में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है इसी का ही, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या अंतर है। वो तो जनित्र है, यानी जिससे धारा बन रही है उसमें क्या अंतर है। यहां पर हमें पूछा गया है दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में ही अंतर बताना है। तो सबसे पहले हमने देखता है जो दिश धारा होती है, वो हम पढ़ के हैं, दिश धारा क्या होती है, हमेशा सदैव एक ही दिशा में बहती है। दिश जो धारा होती है वो सदैव एक ही दिशा में बहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद में, हर आधे चक्कर के बाद में क्या होती है, धारा की दिशा बदलती है। आर्मेचर आधा चक्कर करता है, उसकी दिशा बदल जाती है। तो दिश जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो निश्चित समय अंतराल के बाद में धारा की दिशा बदलती है। पहला ये, इसमें धारा की दिशा एक ही रहती है दिश धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में बदलती है। ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा में क्या हो जाती है, धारा की दिशा समय अंतराल के बाद बदलती है। दूसरा है दिश धारा की आवर्ती क्या होती है, शून्य होती है। आवर्ती शून्य का मतलब, दिश धारा के मतलब एक सेकंड में कितनी बार दिशा बदलती है, एक भी बार नहीं बदलती है, तो बदलती नहीं है, तो इसकी आवर्ती क्या होगी, 0। जबकि भारत के अंदर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा है वो 50 हर्ट्ज की होती है। 50 हर्ट्ज की मतलब 50 बार हम लाइट को जलती है और बुझती है। एक सेकंड के अंदर हम बात करें तो हमारी जो लाइट आती है घर के अंदर वो 50 बार जलती है और बुझती है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं घर के अंदर। अगर आपके मोबाइल में स्लो मोशन वाला अगर ऑप्शन है तो आप स्लो मोशन को ऑन करके और लाइट की तरफ करेंगे तो आपको ऐसे ब्लिंक होते हुए नजर आएगी, कम ज्यादा कम ज्यादा। इसका मतलब वो क्या है, बार बार लाइट जग रही है और एक बार बुझ रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, 50 बार जलती है और 50 बार बुझती है। अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग होता है, कई बार 60 हर्ट्ज की भी होती है, कई बार 50 हर्ट्ज की भी। तो हमें ये ध्यान रखना है, दिश धारा की आवर्ती 0 होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की हमारे भारत के अंदर 50 हर्ट्ज की आवर्ती होती है। कितनी हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज की आवर्ती होती है। ये हमें दोनों अंतर याद रखना है। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा महत्वपूर्ण, वो है आपको डायग्राम बनाने हैं विद्युत मोटर का और विद्युत जनरेटर का, यानी इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का, दोनों का डायग्राम विद नेम आपको बनाना है। तो दोनों का आप डायग्राम बना सकते हो। सबसे पहले आपको 2 बड़े चुंबक बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में आर्मेचर बनाना है। यहाँ पर हम विभक्त वाले बनाते हैं मोटर के अंदर, और यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम सर्पी वाले बना देंगे जनरेटर के अंदर, ठीक है। इसमें तो बाहर हम मोटर चलाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ बैटरी लगा दी। और यहाँ पर हम विद्युत धारा बनाते हैं तो यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि विद्युत धारा बहेगी, तो हमें गैल्वेनोमीटर से पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों डायग्राम अच्छे से आपको, और डिटेल में जैसे डायग्राम बनाने कैसे है वो डिटेल में हमने जब चैप्टर वहां पर पढ़ा है तो वहां पर दोनों अच्छे से समझ रखे हैं, आप उसको देख सकते हो ताकि आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाओ। दूसरा इसी का ही प्रश्न बनता है, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। इस दोनों में डिफरेंस, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में क्या अंतर होता है, ठीक है, इसमें प्रश्न बनता है। तो ये क्या करता है, ये जो होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पहला हो गया, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। जबकि ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा से यानी यंत्र से हम विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पहला अंतर ये हो गया, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है आपको अंतर विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में क्या अंतर होता है। पहला, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है, जबकि जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। दूसरा अंतर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने अनुसार, जैसे क्या है दूसरा अंतर, आप इसका कम्यूटेटर, यहां विभक्त वाले लगे होते हैं, यहां पर क्या लगे होते हैं, सर्पी वाले लगे होते हैं, ये लिख सकते हो। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि इसमें अंदर क्या होता है, धारा की दिशा, जो धारा है उसका यूज करके क्या किया जाता है, विद्युत मोटर को, इसको धुरी को घुमाया जाता है, जबकि इसमें क्या है, विद्युत धारा बनाई जाती है, इसमें विद्युत धारा क्या होती है, बनाई जाती है। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, इसके अंतर लिख सकते हो। दो अंतर कम से कम 2 नंबर में है, तो 2-3 अंतर पूछेगा, ज्यादा पूछेगा नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपके हैं 13वें चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पे इस चैप्टर में से आप पूरे नंबर आसानी से निकाल पाओगे। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट 90-95 प्लस है तो फिर आपको पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से, हमने जब चैप्टर में वहां पर समझ रखा था, तो उसके साथ में आपको क्लियर करना होगा। तब आप इसमें से, अगर मान लो 1-2 नंबर आप इसमें से हमने जो पढ़े हैं वो महत्वपूर्ण पर्सन है, केवल महत्वपूर्ण का मतलब इसमें से पर्सन तो आ जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है 7 में से 7 नंबर इसमें मिल जाए, लेकिन काफी चांसेस हैं कि आप 7 में से 7 नंबर इसमें से आ जाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं आते तो आप पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो आप उसको कवर कर पाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह याद कीजिएगा, अच्छी तरह समझिएगा और लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप इन प्रश्नों को एग्जाम में आने पर आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।